ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स। तो देखो हम चैप्टर कर रहे हैं मनी, और मनी के बारे में बहुत कुछ हमें पता चल गया है। ठीक है, अब देखना ये है कि ये जो हम मनी की बात करते हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि देश के अंदर इस समय कितना पैसा है, बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट के पास कितना है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बैंक में कितना है, मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश के पास कितना पैसा है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि पूरे देश के पास पैसा कितना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कि पूरे देश के अंदर मनी की सप्लाई क्या चल रही है। पूरे देश के अंदर मनी की सप्लाई कितनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मनी की डिमांड कितनी करते हो। तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो तुम पैसे के लिए कहाँ पर चले जाते हो, बैंक में चले जाते हो, और अपने अकाउंट में से क्या करते हो, पैसे निकाल लेते हो, है ना। हर एक व्यक्ति ऐसे ही करता है। भाई जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम बैंक में जाएंगे और बैंक में जाकर अपने अकाउंट में से कुछ पैसे निकाल लेंगे। तो ये मनी की सप्लाई नहीं है, ये मनी की डिमांड है। तुम मनी की क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मनी की सप्लाई कितनी है। मुझे बताओ, देश के अंदर मनी सप्लाई करने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट। देश के अंदर मनी सप्लाई करने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश के अंदर मनी सप्लाई करने का काम कौन करते हैं, कमर्शियल बैंक। देश के अंदर मनी बढ़ाने का काम, मनी भेजने का काम, पैसे भेजने का काम, करेंसी प्रिंट करने का काम, करेंसी को इशू करने का काम, ये सारे काम करते कौन है, गवर्नमेंट, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स। बताओ, इन तीन के अलावा तो कोई और नहीं है जो देश के अंदर मनी सप्लाई करता है। मनी सप्लाई का मतलब ये होता है मनी कौन क्रिएट कर रहा है। मनी सप्लाई का क्या मतलब है, मनी सप्लाई का मतलब है कि कौन क्रिएट कर रहा है। ये बेसिकली मनी के क्या कहलाते हैं, ये तीनों के तीनों मनी के क्या कहलाते हैं, दोज आर बेसिकली आर नोन एज सप्लायर। ये मनी के सप्लायर है। ठीक है, जैसे हर चीज का सप्लायर होता है, मार्कर को बनाने वाली कंपनी मार्कर की सप्लायर है, इसकी इंक बनाने वाली कंपनी इंक की सप्लायर है। ठीक है, तो ये बेसिकली तीनों क्या है, ये मनी के सप्लायर है। मनी सप्लाई में कौन कौन सा पैसा आएगा वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में तुम्हें हेडिंग लिखना है सप्लाई। आज की क्लास में हमारा क्या हेडिंग होगा, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का ये मतलब होता है कि जितना भी पैसा लोगों के पास रखा हुआ है इस्तेमाल करने के लिए। मनी सप्लाई का क्या मतलब हुआ, जितना पैसा लोगों के पास रखा हुआ है खर्च करने के लिए। मुझे बताओ, तुम्हारे पास पैसा कहाँ कहाँ रखा रहता है। हर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा कहाँ पर रखता है, घर के अंदर, जो कि अपनी रोज की जरूरत उससे क्या कर लेता है, पूरी कर लेता है। क्या वो पैसा मनी सप्लाई का हिस्सा है, बिल्कुल। क्या उस पैसे को तुमने इशू करा है, नहीं। उस पैसे को या तो गवर्नमेंट ने इशू करा है, या फिर उस पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करा है, या फिर उस पैसे को कमर्शियल बैंक ने इशू करा है। हम मनी सप्लाई नहीं कर सकते, हम मनी की डिमांड कर सकते हैं। मनी की सप्लाई करना हमारे राइट्स में नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा तुम्हारे पास रखा हुआ है उसको इशू किसी और ने करा है, लेकिन खर्च तुम करते हो, और जो व्यक्ति खर्च करता है उसको हम कहते हैं पब्लिक। बताओ, ये पैसा कौन खर्च करती है देश के अंदर, पब्लिक खर्च करती है। मतलब पब्लिक के पास कुछ पैसा कहां पर रखा हुआ होता है, घरों में रखा हुआ होता है, जिसका वो इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, कुछ पैसा वो कहां पर रखते हैं, बैंकों के अंदर रखते हैं। लेकिन क्या बैंकों के अंदर रखा हुआ पैसा बैंक में रखे रखे इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं। बैंक से वो पैसा निकालना पड़ता है। बैंक से वो पैसा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, चेक भर के निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा हमने घर में रख रखा है वो तो हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पैसा हमने बैंकों में जमा कर रखा है उसको हम चेक इशू करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल हम वो भी कर सकते हैं। मनी सप्लाई के अंदर वो पैसा आता है जिनका इस्तेमाल पब्लिक अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यूज करती है। और वो किसके पैसे का इस्तेमाल करती है, दूसरे का या अपने पैसे का। भाई पैसे पर तो किसी का अधिकार नहीं है, जिसका पैसा होता है सिर्फ उसी का ही अधिकार होता है। अगर मैं व्यक्ति कमाता हूं तो केवल मेरे राइट्स हैं, अगर तुम पैसे कमाओगे तो तुम्हारे राइट्स होंगे। क्या तुम अपने ये राइट्स किसी और को दे दोगे, दोस्त को बोल दोगे ले सारी कमाई ले ले मेरी, मैं तो अपने कहीं और चला जाता हूं। ऐसा नहीं होता है ना। यानी कि जिसका पैसा होता है वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, और वो कभी भी दूसरे का पैसा इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरे का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तुम बैंक में जाते हो और चेक भरकर पैसा निकालते हो तो तुम अपने अकाउंट से निकालते हो या दूसरे के अकाउंट से निकालते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट से निकाल सकते हो। दूसरे के अकाउंट का एक बार चेक भरकर जाकर तो देखो। तुम तो निकालना चाहते हो, बैंक वाले ही नहीं देगा तुम्हें। समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये हुआ हमें राइट होता है सिर्फ और सिर्फ
अपने कमाए हुए पैसे पर और अपने अकाउंट में, ठीक है। तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन हम पहले लिखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा पैसा आता है। अभी मैंने बता दिया इसके अंदर सिर्फ वही मनी आएगी। अब ध्यान से सुनो, फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा। देखो, मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो मनी आती है, या फिर मैं कह सकता हूं मनी का वो स्टॉक आता है जो किस किस के पास रखा हुआ है, या तो प्राइवेट प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कि हम लोग रहते हैं घरों में, या फिर बिजनेस फर्म, है ना। मुझे बताओ, घर में इस्तेमाल करने के लिए एक व्यक्ति घर में पैसा रखता है, ठीक है, अलमीरा के अंदर रखता है, पलंग के अंदर छुपा के रखता है ना, और पता नहीं कहाँ का रखता है। इसी तरीके से बिजनेस करने वाला भी पैसा रखता है। बताओ, बिजनेस क्या फोकट में हो जाता है? तुम तो अकाउंट के स्टूडेंट्स हो, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो अच्छे से मालूम है, बिजनेस के अंदर पैसा घर से ज्यादा चाहिए होता है। घर में इतना नहीं चाहिए होता है, उससे ज्यादा तो बिजनेस में चाहिए होता है। तो जब हम पैसा अपने घर में इस्तेमाल करते हैं या अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों इस्तेमाल किए हुए पैसे ही क्या कहलाते हैं? मनी स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई समझ में आ रहा है ना? मनी सप्लाई के अंदर कौन से वाले दो पैसे आते हैं? एक तो वो पैसे आते हैं जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक वो पैसा आता है जो बिजनेस में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई तीसरा कारण नहीं है मनी सप्लाई का। तुम कहोगे उस पैसे का क्या जो बैंक में रखा हुआ है? अभी मैंने बताया, क्या बैंक में रखा हुआ पैसा इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं, पहले उस बैंक के पैसे को निकालना पड़ेगा। कैश से निकालो, आजकल तो नेट ट्रांसफर चल रहा है, नेट ट्रांसफर करो, ठीक है, बैंक ट्रांसफर करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, लेकिन तुम्हें उस पैसे को एक तरीके से निकालना पड़ेगा, तभी तुम यूज कर सकते हो। बैंक में रखे रखे पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, बिना इंस्ट्रक्शन के वो पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। खर्च तो खैर तुम ही करोगे, कोई और तो कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन लिखो पहले, नंबर 1 पॉइंट में लिखो, इट refers to it refers to the stock of money. It refers to the stock of money. स्टॉक ऑफ मनी, है ना, कि कितना मनी का स्टॉक है। कौन सा स्टॉक? वो जो आरबीआई के पास है, या फिर वो स्टॉक जो बैंकों के पास है? नहीं, इस स्टॉक की बात नहीं हो रही है। वो स्टॉक जो तुम्हारे पास है, उड़ाने के लिए, खर्च करने के लिए, है ना, दावत करते हो, पार्टी करते हो। तो लिखो, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय, हेल्ड मतलब रखा हुआ, बोर्ड पे लिखा हुआ है हेल्ड, हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हेल्ड बाय पब्लिक at a point of time, at a point of time in an economy, in an economy, full stop। तो पब्लिक के पास रखा हुआ पैसा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या कहलाता है? मनी का स्टॉक, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मैंने बोला पब्लिक के पास रखा हुआ पैसा। किसके पास रखा हुआ पैसा? जल्दी बोलो, पब्लिक के पास रखा हुआ पैसा। पब्लिक में ये दो लोग आते हैं, या तो घर में इस्तेमाल करो या धंधे में इस्तेमाल करो। बताओ, इंसान अपनी लाइफ में दो ही चीजें तो करता है, काम करता है, घर में इस्तेमाल करता है, काम करता है, घर में इस्तेमाल करता है। काम धंधा करेगा, वहां से पैसा कमाएगा, उस पैसे का क्या करेगा? घर में इस्तेमाल करेगा। दो ही चीजें हैं बस। देखो, घर में इस्तेमाल करना प्राइवेट, और धंधे में लगाना बिजनेस। समझ रहे हो ना? उसी पैसे का इस्तेमाल, घर में वाइफ की साड़ी खरीद ली तो क्या हो रहा है? प्राइवेट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उसी पैसे का धंधे में लगा दिया तो धंधे में इस्तेमाल हो गया। वो बात अलग है, बीवी बुरा मान जाती है, लेकिन क्या करे, धंधा बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमी के बाद फुल स्टॉप लगा दो, और उसके बाद लिखो पब्लिक इंक्लूड्स। तो पब्लिक में कौन से दो लोग आते हैं? या तो घर या फिर धंधा, है ना। धंधा कई बार गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लिखो, पब्लिक इंक्लूड्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्या नाम बोला मैंने पूरा? पब्लिक इंक्लूड्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स, एंड बिजनेस फर्म्स। कई बार होता है ना कि धंधे के लिए पैसे लाते हैं हम कहीं से, और बीवी की नजर पड़ जाती है उस पैसे पर, तो क्या तुम उस धंधे में वो पैसा लगा पाओगे? फिर भूल जाओ तुम्हारा।
पब्लिक इंक्लूड्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स, है ना, घर में इस्तेमाल कर लो या अपने धंधे में इस्तेमाल कर लो। पब्लिक इंक्लूड्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स, ठीक है। क्या इसके अंदर वो पैसा आएगा जो गवर्नमेंट के पास है? क्या इसके अंदर वो पैसा आएगा जो सेंट्रल बैंक में रखा हुआ है? क्या इसमें वो पैसा आएगा जो कमर्शियल बैंक में रखा हुआ है? नहीं। क्यों नहीं आएगा? अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये तीनों के तीनों मनी की सप्लाई करने वाले लोग हैं, मनी को खर्च करने वाले लोग नहीं है। क्या ये मनी को खर्च करने के लिए अपना पैसा रखते हैं? नहीं, ये मनी को खर्च थोड़ी ना करते हैं, ये अपने पास पैसा इसलिए रखते हैं ताकि देश के अंदर मनी की सप्लाई में दिक्कत ना आए। जैसे पिता होता है ना, पिता, वो सारा पैसा खर्च करने के लिए नहीं रखता है, वो बहुत सारा पैसा इसलिए रखता है कि अपने घर में परिवार को दे सके। तो ये हमारे क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक, ये हमारे फादर हैं। देश के अंदर पैसे की कमी हो जाती है तो उस पैसे की कमी को कौन पूरा करेंगे? यही लोग पूरा करेंगे, और कैसे ना कैसे करके करेंगे, ठीक है। तो ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं रखते हैं, ये पैसा समय आने पर सप्लाई करने के लिए रखते हैं, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना है तुम अपनी जेब में पैसे खर्च करने के लिए रखते हो तो हर कोई खर्च करने के लिए रखता होगा, है ना। कुछ लोग समझदारी से काम लेते हैं, आने वाले टाइम में इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं, ठीक है। तो फर्म्स के बाद फुल स्टॉप लगा दो। मैंने क्या लिखवाया? पब्लिक इंक्लूड्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स, फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप के बाद लिखो इट एक्सक्लूड्स, इसमें तीन लोग शामिल नहीं होते, अभी बता दिया है मैंने। गवर्नमेंट के पास रखा हुआ पैसा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा हुआ पैसा और कमर्शियल बैंक के पास रखा हुआ पैसा, इन तीन लोगों का पैसा मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता है, बिकॉज ये मनी के सप्लायर है ना कि मनी के डिमांडर। तो लिखो इट एक्सक्लूड्स गवर्नमेंट, इट एक्सक्लूड्स गवर्नमेंट, कॉमा सेंट्रल बैंक, इट एक्सक्लूड्स गवर्नमेंट कॉमा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक समझते हो ना, आरबीआई, इसके बारे में अगला चैप्टर आने वाला है। गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक तो समझते ही होंगे, 36 खुले हुए हैं, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, ये सारे कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक। इट एक्सक्लूड्स गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, फुल स्टॉप। ये है हमारी मनी सप्लाई की कंप्लीट डेफिनेशन। समझ में आई ना, कि इसके अंदर हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग पैसा खर्च करने के लिए रख रहे हैं अपने पास, ना कि पैसा सप्लाई करने के लिए रख रहे हैं। बैंक वाला कभी भी पैसा खर्च करने के लिए नहीं रखता, सप्लाई करने के लिए रखता है। क्या मतलब हुआ? जिसको जरूरत पड़ेगी बैंक में जाकर ले लेगा, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो बैंक में जाकर ले लोगे। मान लो मैं धंधा कर रहा हूं और धंधे में मुझे लोन लेना है, कहां जाऊंगा? तुम्हारे पास जाऊंगा, तुम तो मना कर दोगे, बैंक में जाऊंगा, बैंक वाले मुझे आसानी से दे देंगे। क्या वो इतनी आसानी से दे देते हैं? नहीं, इंटरेस्ट लेते हैं। और रिश्तेदारों से कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, बैंक से ले लो ज्यादा ब्याज पर, रिश्तेदारों से बिल्कुल लोन नहीं लेना चाहिए। कहीं भी पार्टी में दिख जाएंगे तुरंत पैसे मांगेंगे वापस, वो चीज नहीं करनी चाहिए, बेइज्जती अलग होती है। तो अभी मैंने तुम लोगों को सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है, अब हम लिखेंगे इसी टॉपिक के अंदर सेकंड पॉइंट। अब मैं लिखवाऊंगा कि कमर्शियल बैंक को और गवर्नमेंट को और आरबीआई को क्यों हम मिलाते नहीं है, क्यों मैं एक्सक्लूड करवा रहा हूं। वैसे मैंने रीजन बता दिया है, बताओ गवर्नमेंट के पैसे को क्यों नहीं मान रहे हैं, आरबीआई के पैसे को क्यों नहीं ले रहे हैं, कमर्शियल बैंक के पैसे को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये पैसे के खर्च करने वाले लोग नहीं है, ये पैसे को सप्लाई करने वाले लोग हैं, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में लिखो, लिखो गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स आर एक्सक्लूडेड बिकॉज गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक and commercial banks are excluded because government, central banks and commercial banks are excluded because they are the suppliers, because they are the suppliers of money। ये बेसिकली क्या है? ये मनी के सप्लायर हैं। क्या ये मनी के डिमांड करने वाले लोग हैं? नहीं, ये मनी की डिमांड नहीं करते हैं, ये मनी को सप्लाई करते हैं। बिकॉज दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। समझ रहे हो ना? तो ये बेसिकली मनी के सप्लायर्स होते हैं, दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, नॉट
डिमांडर ऑफ मनी, मनी के डिमांडर नहीं है, ये मनी के सप्लायर हैं। दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, नॉट डिमांडर ऑफ मनी, नॉट डिमांडर ऑफ मनी। तो देखो, तीन तरह के लोगों के पास पैसा हमेशा रखा हुआ मिलता है। गवर्नमेंट, पैसे की कमी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, कोई पैसे की कमी नहीं है। कमर्शियल बैंक, पैसा भरपूर है। इन तीन लोगों के पास हमेशा पैसा मिलता है। लेकिन फिर भी आरबीआई ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि अगर हमें ये पता लगाना है कि मनी की सप्लाई कितनी कितनी है, मनी की सप्लाई कितनी कितनी है, तो क्वेश्चन ने हमें फॉर्मूला दिया है इस चीज को कैलकुलेट करने का। मनी की सप्लाई को पता करने के कितने मेजर्स होते हैं? 4 मेजर्स। तुम इनको ऐसे समझ लो, ये जो मैं 4 मेजर्स बता रहा हूं ना, मनी की सप्लाई पता लगाने के कितने मेजर्स होते हैं? 4 मेजर्स। ये और कुछ नहीं है, एक तरीके से 4 मेथड है। मतलब समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूं कि तुम इनको क्या समझ सकते हो? मेथड समझ सकते हो। हालांकि मेथड में थोड़ा सा फर्क होता है। पूरे देश के अंदर तुम ये पता लगाना चाहते हो कहां कहां पर किस किस के पास कितना कितना क्या है? पैसा है, मनी सप्लाई। कहां कहां पर किस किस के पास कितना कितना पैसा है। तो इस बात को पता लगाने के लिए कितने मेथड है तुम्हारे पास? 4 मेथड है। पहले सिलेबस में सारा होता था, ठीक है, लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ किस वाले के बारे में पढ़ते हैं? M1 के बारे में। और M1 के बारे में भी कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ते हैं, मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे। तो कितने मेजर होते हैं? 4 मेजर। लेकिन हम कौन सा वाला पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ M1, ठीक है। तो अगर तुम जिज्ञासा के लिए और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो इंटरनेट पर तुम्हें M2, 3 और 4 के बारे में भी पता चल जाएगा। फिलहाल अब हेडिंग डालना है हमें, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। किसकी बात हो रही है? मनी सप्लाई के मेजर्स की। और कितने मेजर्स होते हैं? 4 मेजर्स होते हैं। लेकिन पढ़ना कौन सा है? M1, ठीक है। तो लिखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? RBI। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिख लेना भाई, RBI, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड 4 मेजर्स, हैज प्रेजेंटेड कितने मेजर्स उसने बताए हैं हमें? 4 मेजर्स। हैज प्रेजेंटेड 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। लिख लो इसी के आगे, M1, M2, M3 एंड M4। 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4। क्या बोलते हैं? M1, M2, M3, M4, कॉमा लगाकर लिखना, M1, M2, M3 एंड 4, ठीक है। तो 4 मेजर्स होते हैं। पढ़ेंगे कौन सा वाला? केवल फर्स्ट मेजर, दैट इज M1। तो लिखो नंबर 1 पॉइंट, M1 मेजर। इसके आगे लिखना है कौन से वाले मेजर की बात कर रहे हैं? M1 मेजर की। तो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई के लिए लिखो फर्स्ट मेजर, सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, इसको पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, मैं सच बताऊं, M1 ही सबसे ज्यादा फंडामेंटल है और सबसे ज्यादा बेसिक है। अगर मैं इन चारों मेजर में से बोलूं कि सबसे ज्यादा समझने लायक मेजर या सबसे ज्यादा जानकारी लेने लायक मेजर कौन सा मेजर है, तो M1 ही है। शायद यही वजह होगी कि इसलिए M2, M3, M4 को ज्यादा नहीं पढ़ाया गया, है ना। इसलिए हम M1 की बातें ज्यादा करते हैं। तो देखो, इसके अंदर है ना, हम किसकी बात करते हैं? इसके अंदर 3 बातें होती हैं। इसके अंदर वो पैसा आता है, इसके अंदर कौन सा पैसा आता है? इसके अंदर आती है करेंसी। सी का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या आती है? ये करेंसी आती है। करेंसी मतलब जो पैसा तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो पैसा इसमें आ जाता है। M1 को कैलकुलेट करने का पहला पैसा वो आता है जो पैसा तुम्हारे किस में रखा हुआ है? घर में रखा हुआ है। प्लस प्लस देखो, घर में रखा हुआ पैसा तो तुम जब मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। जब मन करेगा 2 रुपए खर्च कर लोगे, जब मन करेगा 2000 खर्च कर लोगे, समझ रहे हो ना। अब कुछ पैसा तुमने बैंक में रख रखा है, बैंक में रखा हुआ पैसा कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। क्या कहलाता है? डीडी। डीडी को क्या बोलते हैं? डीडी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट।
अभी मैं ये सारी बातें लिखवा दूंगा तसल्ली से, अभी तो केवल समझ लो, सब लिखवा दूंगा। इस वाले पैसे को क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि जब मन करेगा बैंक में जाओ, चेक भरो और निकाल लो। डिमांड करने का क्या मतलब है? बैंक में गए, मुझे ये पैसे दे दो, तुमने डिमांड करी और उन्होंने वो पैसा दे दिया। क्या भरना पड़ता है? चेक भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? चेक भरना पड़ता है। तो ये वो पैसा है जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, ये वो पैसा है जो तुम्हारे बैंक में रखा हुआ है। लेकिन एक जगह पैसा और होता है जिसको मैंने बोला है ओडी। इस वाले पैसे को मैंने क्या बोला है? इस वाले पैसे को मैंने बोला है ओडी। इस वाले अमाउंट को क्या बोला जाता है? ओडी। अब देखो तुम कहोगे यार और कहां रखा हुआ है पैसा, या तो मैं पैसा घर में रखता हूं या फिर मैं पैसा बैंक में रखता हूं, ये ओडी क्या है? देखो ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में कौन सा पैसा आता है? अदर डिपॉजिट में पैसा आता है, अभी क्या होता है, अभी बैंकों का जमाना है, पहले ना पोस्ट ऑफिस में भी पैसा रखवाया जाता था। पहले कहां पर रखवाया जाता था? ऑफिस में रखवा दिया करते थे लोग। डाकघर होता था ना, डाकघर, डाकघर के अंदर आज भी रखवाया जाता है, रखता कोई नहीं है। रखवाया तो जाता है पोस्ट ऑफिसों में, आजकल रखता कोई नहीं है। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसा जमा करना या पैसा निकलवाना। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसलिए इसको ऑप्ट करता ही नहीं है कोई व्यक्ति आज के टाइम में। तो अदर डिपॉजिट में ऐसे ऐसे डिपॉजिट आ जाते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, एक बैंक होता है नबार्ड, नबार्ड वगैरह, या तुमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा रख रखा है, वो पैसा भी किस में आ जाएगा? अदर डिपॉजिट में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मुख्य तौर पर हम पैसा कहां रखते हैं? मुख्य तौर पर हम पैसा रखते हैं घर में या फिर पैसा रखते हैं बैंक में। अगर बात नहीं बनती है तो हम अदर डिपॉजिट में पैसा रखते हैं कहीं पर, ठीक है, कहीं पर भी। अदर मतलब अदर्स, कहीं पर भी रख लो, ठीक है, तो वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। बताओ इन तीन के अलावा क्या कोई चौथा ऑप्शन है तुम्हारे पैसे रखने का? नहीं। तो बताओ M1 के अंदर आ गया ना सारा पैसा। मनी सप्लाई के अंदर लोगों के पास रखा हुआ सारा पैसा आ गया। कैसे आ गया? कुछ पैसा लोगों ने घरों में रख रखा है, कुछ पैसा लोगों ने बैंकों में रख रखा है, और कुछ पैसा लोगों ने अदर डिपॉजिट में रख रखा है। इसके अलावा तीसरे के अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं है उनके पास पैसे रखने का। वो बात अलग है, कुछ पैसा उन्होंने गवर्नमेंट से छुपा कर रख रखा है, उसकी बात हम नहीं कर सकते यहां पर। तो M1 जो मेजर है उसके अंदर वो उस पैसे का जब मन करता है तब इस्तेमाल कर लेता है। बताओ, घर में रखा हुआ पैसा मुंह उठाकर जब मर्जी इस्तेमाल कर लेगा। बैंक में रखा हुआ पैसा थोड़ी सी दिक्कत होगी, बैंक में जाना पड़ेगा, चेक भरना पड़ेगा, लेकिन इस्तेमाल तो कर लेगा ना, आराम से इस्तेमाल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि M1 के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विड आता है। लिक्विड का मतलब होता है कैश। सबसे ज्यादा अगर लिक्विड मेजर है, देखो कितने मेजर बताए मैंने बताए 4 मेजर। इन चारों में से सबसे ज्यादा लिक्विड मेजर कौन सा होता है? इन चारों में से सबसे ज्यादा लिक्विड मेजर होता है M1। M1 के अंदर लिक्विड का मतलब यह है कि तुम जब मर्जी कैश का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉमर्स वाले लिक्विड शब्द का मतलब समझते होंगे। लिक्विड शब्द वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर सबसे ज्यादा कैश इन्वॉल्व होता है। मैंने एक एग्जांपल देता हूं, मेरे एक हाथ में 1 लाख रुपए कैश है और एक हाथ में 1 लाख रुपए का गोल्ड है। अगर मैं सामने वाले से बोलूं कि मुझे सामान खरीदना है तो वो आसानी से गोल्ड एक्सेप्ट कर लेगा या फिर कैश एक्सेप्ट करेगा? आसानी से क्या एक्सेप्ट कर लेगा, गोल्ड या कैश? तो वो कहेगा गोल्ड बोल के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, चेक करवाऊंगा, असली है नकली है, खरीदार ढूंढना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए। सबसे ज्यादा लोग उसी चीज को पसंद करते हैं जिसकी लिक्विडिटी हाई होती है। लिक्विडिटी हाई का मतलब होता है जो आसानी से या तो कैश हो या फिर कैश में कन्वर्ट हो जाए, या तो कैश हो या फिर कैश में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए आसानी से। गोल्ड इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और एक हाथ में 1 लाख रुपए का कैश है तो उसको आसानी से हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं लिक्विड। तो लिक्विड शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कैश के लिए हमारे पास लिक्विड शब्द, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखवाया है M1 मेजर। M1 मेजर के आगे लिखो, लिखो इट इज द मोस्ट liquid and it is the most liquid and easiest, मतलब कि बहुत आसान, most liquid and easiest measure for transaction।
इट इज द मोस्ट लिक्विड एंड इजीएस्ट मेजर फॉर ट्रांसेक्शन। अगली लाइन में ये लिख लेना M1 इक्वल टू सी प्लस इक्वल टू डी प्लस ओडी। इनके बारे में क्या क्या होती है डिटेल वो मैं सब लिखवा दूंगा, बस इतना सा लिख लो, M1 इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ओडी। ठीक है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, ओडी क्या होता है, सब बता दूंगा। ठीक है, इनके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले मैंने बताया था ना कि सी के नीचे करेंसी लिख लो, डी के नीचे डिमांड डिपॉजिट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सब मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो M1 इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ओडी। अब लिखो ए पॉइंट। ए पॉइंट में ही सबसे पहले हम पढ़ेंगे सी के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं करेंसी। ब्रैकेट में लिख लेना सी। अब लिखो इसके आगे, तो मैंने बताया था इसके अंदर वो पैसा आता है जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है। करेंसी के अंदर कौन सा पैसा आता है, करेंसी के अंदर वो पैसा आता है जो तुम्हारे घर में नोट रखे हुए हैं, जो तुम्हारे घर में कॉइन्स रखे हुए हैं, है ना। या तो तुम्हारे घर में सिक्के होते हैं या फिर पेपर नोट्स होते हैं, यही तो होता है। या तो 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, है ना, ये होता है कॉइन्स। क्या बोलते हैं इनको हम, कॉइन्स। या तो तुम खर्च करने के लिए घर में कॉइन्स रखते हो, या फिर तुम क्या रखते हो, पेपर करेंसी। 100 का नोट, 500 का नोट, है ना, 2000 के तो कम ही होते जा रहे हैं अब। ठीक है, तो लिखो करेंसी के लिए, द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, द करेंसी हेल्ड HELD, the currency held by the public in the form of coins, the currency held by the public in the form of coins as well as paper notes, in the form of coins as well as paper notes। किस चीज का, पेपर नोट्स, है ना, इन दी फॉर्म ऑफ कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स, है ना, या तो सिक्के या फिर नोट। ठीक है, इन्हीं को तो खर्च करते हैं। ये वो पैसा है जो तुमने घर में खर्च करने के लिए रख रखा है। कुछ पैसा तुमने बैंक में रख रखा है, नंबर बी लिखो, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीडी। क्या बोला जाता है, डीडी। ये वो पैसा होता है जो हमने कमर्शियल बैंक में रख रखा है और जिसको हम चेक भर भर के निकालते रहते हैं। तो लिखो, द डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद द कमर्शियल बैंक। कहां पर रखे हुए होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक के पास। द डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद द कमर्शियल बैंक्स, हेल्ड विद द कमर्शियल बैंक्स। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये होते हैं कमर्शियल बैंक्स और तुम लोग पैसा इन बैंकों में जमा करके रखते हो। द डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखो, तो मुझे बताओ ये पैसा क्या तुम निकाल नहीं सकते, भाई जब मर्जी निकाल सकते हो, चेक भरो और निकालो, चेक भरो और निकालो। इसलिए इनको ना इस नाम से भी जाना जाता है, चेकेबल डिपॉजिट्स। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब ये होता है कि इनको तुम चेक भर के निकाल सकते हो। ये क्या कहलाते हैं, ये चेकेबल डिपॉजिट भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम इनको जब मर्जी चेक के द्वारा निकाल सकते हो। क्या बैंक वाला मना करेगा, नहीं भाई, तुम्हारा पैसा है, लीगल प्रोसीजर फॉलो करो और निकाल लो पैसा। तो लिखो चेकेबल डिपॉजिट्स के लिए मतलब कमर्शियल बैंक के बाद फुल स्टॉप लगा दो और फुल स्टॉप के बाद लिखो दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉ। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी, बोर्ड पे लिखा हुआ है, विच कैन बी विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब होता है पैसा निकालना बैंक से। जो कॉमर्स वाले होते हैं उन्हें तो ये शब्द बहुत अच्छे से मालूम होता है विड्रॉ का क्या मतलब है, लेकिन मैं वैसे बता दूं, विड्रॉ का मतलब होता है बैंक से पैसा निकालना। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन, विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड
आजकल तो पैसा ट्रांसफर भी हो जाता है ना, जरूरी थोड़ी ना निकालना है। मान लो तुम्हें किसी को पैसा देना था, तो पैसा निकालो मत, पैसा क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो उसके अकाउंट में। उसके अकाउंट में ऑनलाइन पैसा क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, विदाउट एनी चेक। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड, विच कैन बी विड्रॉन, और या तो विड्रॉ कर लो, निकाल लो, या फिर क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, है ना। विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड, ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड, है ना। अगर तुम ट्रांसफर करवाना चाहते हो और ट्रांसफर की डिमांड कर रहे हो, तो तुम ट्रांसफर करवा सकते हो, बैंक वाला तुम्हें कभी भी मना नहीं करने वाला, कर ही नहीं सकता। भाई तुम्हारा पैसा है, जो मर्जी करो, हमारा क्या जा रहा है, समझ रहे हो ना। मेरा कुछ नहीं जा रहा, जमा करना है, कुछ भी करना है, जो मर्जी करो, ठीक है। तो तुम इसको ट्रांसफर करवा सकते हो ऑन डिमांड। अगर तुम ट्रांसफर करवाना चाहते हो अपनी डिमांड पर, तो ट्रांसफर भी करवा सकते हो, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट्स। अब तीसरा क्या है, तीसरा है ओडी, तो नंबर सी में लिखेंगे अदर डिपॉजिट्स। तो फिर लिखो नंबर सी पॉइंट, सी पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, अदर डिपॉजिट्स, क्या लिखेंगे, अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो अदर डिपॉजिट्स के लिए पहले आगे लिखना ओडी के लिए, ओडी के आगे लिखो पहले, हाँ ओडी के आगे लिखो, इट इंक्लूड्स ओनली थ्री कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड्स ओनली थ्री कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट होते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ तीन कंपोनेंट। इट इंक्लूड्स ओनली थ्री कंपोनेंट्स, ओनली थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, सिर्फ हमें इसमें कितनी बातें जाननी है, तीन बातें। देखो इसमें ना मुख्य तौर पर अदर डिपॉजिट के अंदर कौन से वाले पैसे की बात हो रही है, पहले तो इस बात को समझो। अदर डिपॉजिट में एक बात तो पक्की है कि किस चीज की बात हो रही है, पैसे की, लेकिन कौन से पैसे की बात हो रही है, ध्यान से देखना। आरबीआई के अंदर बहुत सारा पैसा रखा हुआ होता है। आरबीआई के अंदर वो पैसा तो होता ही होता है जो देश के अंदर इशू करना है, भाई करेंसी प्रिंट किया जाता है ना, न्यू करेंसी को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। तो वो पैसा कहाँ रखा हुआ होता है, वो पैसा आरबीआई के पास ही तो रखा हुआ होता है। लेकिन मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। तुमने एक बैंक सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो सुनने को मिल जाएगा, जिसका नाम होता है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म में होती है इसकी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक के बारे में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स की दूसरी बुक है, वहां पर पढ़ने को मिलेगा। नहीं पढ़ा तो सिर्फ इतना सा समझ लो, ये एक ऐसा बैंक है जो किसके लिए काम करता है, एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि इसके शब्द में क्या आ रहा है, देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए काम करता है ये। अभी तो मैं तुमको सिर्फ इतनी सी बात बता सकता हूं कि ये एक ऐसा बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है, एग्रीकल्चर के लिए। इसके बारे में बाकी की डिटेल कब बताऊंगा, जब इसकी बारी आएगी। अभी तो इतना समझो इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, देखो क्योंकि ये बैंक है, और बैंक है तो इसके पास क्या होगा, पैसा। भाई बैंक है और पैसा ना हो, ये तो बात कुछ जमी नहीं। अगर बैंक है तो डेफिनेटली इसके पास क्या होगा, जरूर कुछ ना कुछ पैसा होगा। तो देखो ये भी क्या करता है, ये भी ना अपना पैसा किसके पास सेव करवा के रख देता है, ये भी अपना पैसा डिपॉजिट के तौर पर आरबीआई को दे देता है। ये भी अपना पैसा किसके पास जमा करवा देता है, आरबीआई के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, अदर डिपॉजिट। ये क्यों करवा देता है, बताओ, करवाएगा नहीं। नबार्ड के पास कितना पैसा होगा, क्योंकि ये बैंक है, इसके पास तुमसे ज्यादा पैसा होगा, इसके पास मुझसे ज्यादा पैसा होगा, इसके पास पब्लिक से ज्यादा पैसा होगा। तो ये भी अपने पैसे को सेव करवा के कहां पर रखवाएगा, आरबीआई के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नंबर 1 बैंक होता है ना, सेंट्रल बैंक होता है, उसके पास तो बड़े बड़े लोग पैसा रखवाते हैं, तो नबार्ड ने भी रखवा दिया, तो ये पैसा भी आरबीआई के पास रखवाया जाता है। और मैंने बताया था 3 कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट क्या हो गया कि नबार्ड इसके पास पैसा रखवाता है, ठीक है। अब लिखो नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर, नबार्ड लिखो, द पब्लिक फाइनेंशियल
institution, the public financial institution such as NABARD, the public financial institution as NABARD, such as NABARD, held their demand deposits, held their THEIR, held their demand deposits with RBI. ये अपना डिमांड डिपॉजिट्स किसके पास रखवाते हैं? हेल्ड देयर डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, हेल्ड देयर डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो देखो ये वो छोटा सा बैंक होता है जो अपना पैसा किसके पास रखवा देता है? आरबीआई के पास। क्या जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये ले नहीं सकता? ले सकता है। मुझे बताओ, तुम भी अपना पैसा बैंकों के पास रखवाते हो, तो जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो क्या ले नहीं सकते? ले लेते हो। जब तुम ले लेते हो तब वो क्या कहलाते हैं? डिमांड डिपॉजिट। तो जब नबार्ड भी लेगा तो नबार्ड के द्वारा भी क्या माना जाएगा? डिमांड डिपॉजिट। इसलिए डेफिनेशन को पढ़कर देखो मैंने क्या लिखवाया है। डेफिनेशन में मैंने यही चीज लिखवाई है, देखो, द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज नबार्ड हेल्ड देयर डिमांड डिपॉजिट। क्या शब्द लिखवाया है मैंने? डिमांड डिपॉजिट। तो ये भी अपना डिमांड डिपॉजिट किसके पास रखवाता है? आरबीआई के पास। और जब जरूरत पड़ती है तो ये आरबीआई से मांग लेता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखेंगे कि आरबीआई के पास कौन ऐसा है जो पैसा रखवाता है। तुमने इसका नाम सुना है? वर्ल्ड बैंक। देखो, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक मतलब पूरी दुनिया का बैंक, पूरी दुनिया का बैंक। मुझे बताओ, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन और है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ, ये वो दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश के अंदर जब पैसे की जरूरत पड़ती है, जब किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसको लोन देने का काम करते हैं। एक एग्जांपल बोलता हूं मैं, जब तुमको पैसों की जरूरत पड़ती है तो तुम किसके पास जाते हो? कमर्शियल बैंक के पास लोन मांगने के लिए जाते हो ना। जब हमको पैसों की जरूरत पड़ती है तो लोन मांगने के लिए हम किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। ऐसे ही कमर्शियल बैंक को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। जब हमारे देश को पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम लोग जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास। मतलब कि वर्ल्ड बैंक नंबर 1, पूरी दुनिया का बैंक। वर्ल्ड बैंक मतलब पूरी दुनिया का बैंक। तो पूरी दुनिया में किसी भी देश को जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वर्ल्ड बैंक वाला कभी भी मदद करने से मना नहीं करता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। हर व्यक्ति की जीवन में कुछ ना कुछ क्या होती हैं? शर्तें होती हैं। तुम्हें उन शर्तों को पूरा करना पड़ता है, तब वो व्यक्ति हमारी क्या करता है? लाइफ में मदद करता है, अदरवाइज वो हेल्प नहीं करेगा। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये वो दो ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे देश की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। लेकिन अभी मेरा मुद्दा ये नहीं है कि क्या करते हैं, अभी मुद्दा ये है कि ये लोग क्या करते हैं, ये भी ना अपना अपना पैसा कभी कभी जमा करा देते हैं। कभी कभी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन भी अपना पैसा कहां पर जमा करा देते हैं? आरबीआई के पास। क्यों करा देते हैं? रीजन वही है, सेफ्टी के लिए। सिस्टम है ये एक सिस्टम है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पैसा अगर रखवा रहा है तो किस दृष्टि से रखवा रहा है? कि आने वाले टाइम में मैं ले लूंगा। तुमने अपने चाचा के पास कुछ समय के लिए 10,000 रुपए रखवा दिए। तुमने बोला चाचा ये पैसे रख लो, मुझे अभी जरूरत नहीं है, आप संभाल कर रख लोगे, और अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस आपसे डिमांड करूंगा इस पैसे की। क्या करूंगा? डिमांड करूंगा। तो ये दोनों भी अपने चाचा के पास यानी कि आरबीआई के पास पैसा रखवा देते हैं। ठीक है, अब लिखो नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 में यही लिखवाऊंगा। लिखो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की शॉर्ट फॉर्म मत लिखना WB, मैंने लिखी है, तुम लोग मत लिखना। अब लिखो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के लिए द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैसे इंस्टीट्यूशन है ये? इंटरनेशनल है ना, पूरी दुनिया के लेवल पर है, देश के लेवल पर है, समझ रहे हो? द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज IMF, द इंटरनेशनल। वर्ल्ड बैंक की रेफरेंस तो हमने किस में पढ़ी थी? नेशनल इनकम में भी पढ़ी थी। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
such as IMF and World Bank, such as IMF and World Bank held their demand deposits कहाँ पर रखवाते हैं ये अपने डिमांड डिपॉजिट्स? आरबीआई के पास। हेल्ड देयर डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, हेल्ड देयर डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई। जब इनको जरूरत पड़ती है ले लेते हैं, मना थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, हम कभी किसी को मना नहीं करते, हमारा आरबीआई भी किसी को मना नहीं करता, ठीक है। मैंने बताया था 3 कंपोनेंट आते हैं अदर डिपॉजिट में, जिसमें हमने पहला कंपोनेंट डिस्कस करा कि नाबार्ड अपना पैसा आरबीआई के पास रखवा देता है। दूसरा कंपोनेंट हमने डिस्कस करा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वाले भी अपना पैसा आरबीआई के पास रखवा देते हैं। तीसरा कंपोनेंट, ध्यान से सुनो, तीसरा कंपोनेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे बताओ, एक तो है इंडिया और एक है फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज बाहर के देश, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये हैं, ठीक है। एक तो है इंडिया और एक है बाहर की कंट्री। बताओ बाहर की कंट्री के भी तो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है इसी तरह से दूसरे देश का भी सेंट्रल बैंक है। और बताओ जैसे हमारी गवर्नमेंट है इसी तरह से बाहर की भी गवर्नमेंट है ना। जैसे कि अमेरिका की गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट, रशिया की गवर्नमेंट रशियन गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे हमारी गवर्नमेंट है इसी तरह से बाहर के देश की भी गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसी तरह से बाहर की कंट्री का भी सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। और मुझे बताओ देश की सरकारों के बीच में भी तो लेन देन होते रहते हैं, देश की गवर्नमेंट के बीच में भी तो लेन देन होते रहते हैं। कभी पैसा वहां से यहां आता है, कभी यहां से पैसा वहां जाता है, आए दिन लेन देन होते रहते हैं, ठीक है। देखो देशों के बीच में ट्रांजैक्शन चलती रहती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों भी क्या करते हैं, ये दोनों भी पैसा ना हमारे सेंट्रल बैंक में जमा करवा देते हैं कुछ समय के लिए। बाहर का सेंट्रल बैंक और बाहर की गवर्नमेंट भी अपना पैसा कहां पर जमा करा देते हैं, हमारे आरबीआई के अंदर। रीजन वही है, तुमने अपने चाचा को पैसा क्यों दिया था कि सेव करके रख लो, जब जरूरत पड़ेगी ले लूंगा। और ऐसे करके ये लोग भी हमसे पैसा ले लेते हैं जब इनको जरूरत पड़ती है। ये तो बस मैं बता रहा हूं, वैसे हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं जो पैसा रखवाते हैं बाहर के लोग। जैसे मैंने बोला कि बाहर की गवर्नमेंट हमारे आरबीआई के पास पैसा रखवा देती है, बाहर की गवर्नमेंट हमारे आरबीआई के पास क्या करती है, पैसा रखवा देती है। तो बहुत ही कम मात्रा में होता है ये काम, ठीक है। समझा रहा हूं मैं कि रखवा देती है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत रखवाती है। बताओ अमेरिका की गवर्नमेंट हमारे आरबीआई के पास क्यों रखवाएगी पैसा, है ना। वो एक बहुत बड़ा देश है, हम उसके आगे बहुत छोटे हैं, ठीक है, ये रीजन है। तो इतना भी नहीं रखवाती, लेकिन हाँ रखवा देती है, ठीक है। अब लिखो नंबर 3 पॉइंट में, फॉरेन सेंट्रल बैंक, क्या लिखवाया मैंने, देखो बोर्ड पे, फॉरेन सेंट्रल बैंक लिखो। फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन governments held their demand deposits with RBI, held their demand deposits with RBI, held their demand deposits with RBI, ठीक है। तो ये लोग भी आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करवा देते हैं। देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात को गंभीरता के साथ सुनना। देखो अभी तक मैंने वो लिखवाया जो 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं ओडी में, लेकिन चौथा कंपोनेंट अब मैं वो लिखाऊंगा जो ओडी में शामिल नहीं होता। देखो बाहर की गवर्नमेंट, बाहर का सेंट्रल बैंक जब आरबीआई में पैसा रखवा रहा है तो ये हमारे ओडी का पार्ट होता है, मतलब कि अदर डिपॉजिट में आता है, ये वाला अमाउंट अदर डिपॉजिट्स में आता है। लेकिन
लेकिन जब हमारी खुद की गवर्नमेंट पैसा रखवाती है आरबीआई में, इंडियन गवर्नमेंट जब पैसा रखवाती है ना आरबीआई में, तो ये अदर डिपॉजिट का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वो तो हमारी खुद की गवर्नमेंट है। अदर डिपॉजिट कैसे हो जाएंगे? अदर डिपॉजिट्स में नहीं आता। बाहर की गवर्नमेंट तो बाहर के लोग हैं, है ना, वो तो पराये लोग हैं। यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट का पैसा अगर आरबीआई के पास रखा हुआ है, तो इंडिया की गवर्नमेंट बेसिकली सप्लायर होती है, ना कि डिमांडर। मैंने पहले भी बात बताई थी। मुझे बताओ गवर्नमेंट क्या है? क्या गवर्नमेंट पैसे की सप्लायर है या पैसे की डिमांडर है? तो वो पैसे की डिमांडर नहीं है, पैसे की सप्लायर है। वो मनी को सप्लाई करती है, ना कि मनी की डिमांड करती है। इसलिए ओडी के अंदर आएगा ही नहीं। ओडी में वो आता है जो मनी की क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। शब्द आ रहा था ना बार बार, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, तो जो मनी की डिमांड करता है। चौथा और लास्ट पॉइंट लिखो, ओडी डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट्स डिपॉजिट्स। तो जो डिपॉजिट गवर्नमेंट के होते हैं ना, उनको शामिल नहीं करता है ओडी। ओडी does not include government's deposits and country's banking system deposits and बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलो लिख ही लोगे खैर, and country's banking system deposits. OD does not include government's deposits and country's banking system deposits with RBI. Country's banking system deposits with RBI. Country's banking system deposits with RBI. तो आरबीआई के पास बैंक का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा ओडी में शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये बेसिकली मनी के सप्लायर होते हैं, और ओडी में वो पैसा आता है जो मनी की डिमांड करते हैं। समझ रहे हो?